ऐसा नहीं करते ना। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सॉल्व करूं मैं? वर्क डन कैसे फाइंड करते थे? यही था ना? अब एफ एक्स कितना है 2xy इंटू डी एक्स, एफ वाई कितना है -x² dy, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या इंटीग्रेशन हो पाएगा? नहीं होगा। इसका क्या आएगा? अगर इसमें से y को बाहर निकाल दो तो 2x dx का क्या आता है x², और इसमें से अगर x² को बाहर निकाल दो तो कितना आता है y, लेकिन इसमें माइनस में आता है, तो दोनों से सेम नहीं आया है ना। तो दोनों से सेम नहीं आया तो इसका मतलब इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दोनों से अगर अलग अलग इंटीग्रल, सिर्फ साइन भी अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं पॉसिबल ही नहीं होता। हाँ, ऐसे बहुत फंक्शंस हैं जिनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जितना कर सकते हैं उसी को पढ़ते हैं, और क्या करें। ठीक है, तो कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड। इसके बाद क्या करें? वर्क फाइंड नहीं कर सकते, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो वी कैन नॉट फाइंड वर्क विथ गिवन इंफॉर्मेशन। तो अब और इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं। पार्टिकल 0,0 से 1,1 तक आ रहा है, और मैं अब पाथ भी बता देता हूँ किस पाथ से जा रहा है। तो मैं अलग अलग पाथ्स ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ x = y, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। दूसरा ले लेता हूँ y = x², मतलब पैराबोलिक पाथ पर जा रहा है। तीसरा क्या ले लूँ? दो पार्ट में ले लेते हैं। ठीक है, तो 0,0 से 0,1, या 1,0 पहले ले लेता हूँ। चलो 1,0 अलोंग कौन सा लाइन? एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है ना। देन 1,0 to 1,1 पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो ये थर्ड वाला पाथ, इसमें दो स्ट्रेट लाइन्स है, पहले ऐसे जा रहा है और बाद में ऐसे जा रहा है। इसमें पैराबोलिक पाथ में जा रहा है, और
पहला वाला जो पाथ है उस पर स्ट्रेट लाइन से जा रहा है, सेम पॉइंट तक। 3 अलग अलग पाथ्स। चलो फोर्स तो सेम ही था, तो इंटीग्रेशन भी वही आएगा जो यहाँ था, करेक्ट। कितना आएगा, 2xy dx माइनस एक्स स्क्वायर dy का इंटीग्रल। अब इसमें पाथ का इंफॉर्मेशन भी है, तो फर्स्ट में क्या है इंफॉर्मेशन, y इज इक्वल टू एक्स, मतलब किसी भी पॉइंट पर y x के हमेशा बराबर ही होगा, तो मैं इसको इसमें पुट कर सकता हूँ। सो w इज इक्वल टू कितना, y को x के बराबर पुट करेंगे तो 2x स्क्वायर dx हो जाएगा, और यहाँ y स्क्वायर dy हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1, y कोऑर्डिनेट 0 से 1, सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 होता है, तो 2x क्यूब बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई क्यूब बाई 3, 1 पुट करोगे 0 से तो 0 ही आएगा, 1 पुट करोगे तो 2/3 और माइनस 1/3। वैसे ही सेकंड करना है। सेकंड में क्या पुट कर लोगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ है 2x और y को कितना पुट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को क्या पुट करना पड़ेगा, y, और x कोऑर्डिनेट 0 से 1 तक जा रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 से 1 तक जा रहा है। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसका क्या इंटीग्रेशन आएगा, एक्स क्यूब है तो एक्स रेस्ट पर 4/4 और 0 से 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 1 अगेन, 1 पुट करोगे तो 1/2 माइनस 1 पुट करोगे तो 1/2, 0 से 0, 0। ये हो गया सी। इसमें 2 पार्ट्स में है, पाथ ऐसा है, पहले यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है। तो 2 पार्ट में लोग वर्क भी फाइंड करेंगे, 2 पार्ट में इंटीग्रेट भी करेंगे। पहले इसका करते हैं, यहाँ से मतलब इसको ओ और ए और बी ले लेते हैं ऐसा। पहले ओ ए पाथ के लिए करते हैं, ठीक है। कितना वर्क होगा ओ ए के लिए, ओ ए के लिए वर्क वही इंटीग्रेशन सेम ही रहेगा, 2xy, y की जगह क्या लोगे इसमें, ओ से ए तक, ओ से ए तक में y कितना रहेगा, 0 रहेगा ना, dx माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, नहीं वाई स्क्वायर नहीं था, एक्स स्क्वायर डी वाई था, एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। ये ओ ए के लिए लिखा है सिर्फ मैंने अभी तक। एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 1 यहाँ ओ से ए में। वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 0। तो ये हो गया है सिर्फ फर्स्ट पार्ट ओ ए के लिए।
प्लस ए बी के लिए और लिखना है अभी इस पाथ के लिए, तो इसमें मैं लिख देता हूँ 2xy dx, इसका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, ए से बी में x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 1 ना, x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर भी x कोऑर्डिनेट 1, यहाँ पर भी x कोऑर्डिनेट 1, पूरे पाथ पर ही x कोऑर्डिनेट 1 है, तो मैं x को 1 पुट भी कर सकता था। और दूसरा टर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी वाई, अगेन इस पाथ पर x कितना है, पूरे पाथ पर x इज इक्वल टू 1 है ना, तो 1 पुट कर देता हूं मैं। और इसमें y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, a से b में, तो ये आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, o से a के लिए मैं y को 0 पुट कर सकता था सब में, ठीक है, पुट कर दिया। a से b के लिए मैं x को 1 पुट कर सकता हूँ, है ना। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है ना इसका क्या होता है, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो x को वही कांस्टेंट में पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने x को 1 पुट कर दिया, यहाँ भी कर सकते थे पर ज़रूरी नहीं था इसलिए नहीं किया। अब ये कितना आएगा इंटीग्रेट करके, 0 है तो 0 आएगा, माइनस ये कितना आएगा, नहीं नहीं, हाँ इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है कुछ, लिमिट अगर सेम है ऊपर नीचे तो वो 0 आएगा, चाहे आप कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है। हाँ, प्लस यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, माइनस यहाँ इजी है, तो 1 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई का इंटीग्रेशन करोगे y आएगा, और कहाँ से कहाँ तक लेना है, कितना है फाइनली, ये सब 0, यहाँ -1 आएगा। तो किसी भी इंटीग्रल में अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट बराबर है तो इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो 0 होता है बस। आज उस क्लास में भी किसी ने ऐसा बनाया, लेकिन उसमें वीक्स में काउंट किया। अच्छा, तो उसमें भी डेज लिखते, उसमें डेज इतना ही आता है, लगभग लगभग इतना ही डे आता है, लेकिन वो रिमेनिंग आता है, ये इलैप्स्ड है, वो रिमेनिंग होगा। हो गया ना, तो अब क्या करें नेक्स्ट,
अब फोर्सेस को हम वापस क्लासिफाई करते हैं। हमने देखा दो तरह के फोर्सेस, लास्ट टाइम जितने फोर्सेस थे उनमें क्या था, पाथ की जरूरत नहीं पड़ी थी वर्क फाइंड करने के लिए, है ना, डायरेक्टली किया था हमने, सिर्फ इनिशियल पोजीशन पता है, फाइनल पोजीशन पता है, वर्क फाइंड किया। यहाँ पर क्या हुआ, पाथ की जरूरत पड़ी, बिना पाथ के तो हम वर्क फाइंड ही नहीं कर सकते। पाथ लिया, अलग अलग पाथ से अलग अलग वर्क भी आया, है ना, तो वर्क डन पाथ पर डिपेंड भी कर रहा है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम फोर्सेस को फिर से क्लासिफाई करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, नेचर में अलग अलग तरह के फोर्सेस हैं, हम उनको बस क्लासिफाई कर रहे हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होगा, फोर्स फॉर विच वर्क डन वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, वर्क सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस। केमिस्ट्री में भी इस तरह का कुछ हुआ होगा ना, वर्क, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क फाइंड किया होगा तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, है ना, सिमिलर है। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक पार्टिकल है, मान लो यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा, इस पाथ से कितना वर्क हुआ, मान लो प्लस डब्ल्यू हुआ। अगर वो इस पाथ से जाता तो क्या वर्क होता, उतना ही होता। लेकिन अगर मैं उसको उल्टा ले आता हूँ तो कितना वर्क होगा, माइनस डब्ल्यू। अब अगर वो इधर से जाके इधर आ गया वापस, तो टोटल जर्नी में कितना वर्क हुआ, जीरो। ठीक है, तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ऐसा होगा कि जब किसी क्लोज लूप में डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। अब मैथमेटिकली तो मैं बहुत सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस बना सकता हूँ। नेचर में इसके एग्जांपल्स में आएगा ग्रेविटेशन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कोई भी कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, जो कभी बदलेगा नहीं। कांस्टेंट फोर्स का मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों में।
ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के साथ साथ पाथ का इंफॉर्मेशन भी जरूरी होगा, तभी हम वर्क फाइंड कर सकेंगे। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। और इसमें क्या होगा, किसी क्लोज लूप में अगर जाते हो तो हो सकता है कि वर्क डन जीरो नहीं हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के बाद भी वर्क जीरो नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। नेचर में इनको डिसिपेटिव फोर्सेस भी कहते हैं। डिसिपेटिव इसलिए क्योंकि एनर्जी वेस्ट करते हैं जनरली। तो नेचर में दो फोर्सेस हैं इस तरह के, फ्रिक्शन और दूसरा उसी टाइप का एक और फोर्स होता है जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। जो एयर का ड्रैग होता है वो विस्कस फोर्स होता है, वाटर का ड्रैग होता है वो विस्कस फोर्स होता है।
अब आइडेंटिफाई करना है कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है। इजी है ना? बस वर्क फाइंड करने की कोशिश करो, और अगर वर्क फाइंड कर रहे हो बिना पाथ के मिल गया तो हो गया इंटीग्रेट, हो गया कंजर्वेटिव। तो वर्क डन कितना होगा, एफ डॉट क्या था, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई का इंटीग्रल, एफ एक्स कितना है 3x² इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू डी वाई। क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हो? तो चेक करते दोनों से बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वाई बाहर लिया, 3x² dx का क्या आएगा, यहाँ एक्स क्यूब बाहर लिया, डी वाई का क्या आएगा, बराबर आ रहा है, साइन भी सेम आ रहा है, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हो गया इंटीग्रेट, एक्स क्यूब वाई प्लस कांस्टेंट, लिमिट नहीं रखा है इसलिए सी लगा दिया मैंने। तो क्या हुआ, वी कैन फाइंड वर्क विदाउट इंफॉर्मेशन ऑन पाथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब लगेगा उस समय वर्क जीरो हो सकता है। हाँ वो मतलब बाय चांस आ सकता है ऐसा, तुमने ऐसा पाथ सेलेक्ट कर लिया कि सिमेट्रिक हो गया, जीरो आ गया, बट नहीं भी हो सकता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होगा, वो बाय चांस बहुत अच्छा लक हुआ तो जीरो आ जाएगा। ठीक, तो इसका एक और मेथड है, क्योंकि ये बहुत इजी है तो कुछ डिफ़िकल्ट भी बताना पड़ेगा, तो अभी डिफ़िकल्ट बता देता हूँ। तो लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव नहीं सीखा होगा, है ना, तो थोड़ा सा उसको कर लेते हैं। कभी नहीं सीखा, सीखा होगा केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो ऐसा वाला सिंबल आता था, हाँ, है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ऐसा सिंबल था ना, है ना, हाँ। तो ये जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस इसको ऐसे करते हैं, नहीं जनरली लोग पढ़ रखे होते हैं, वो थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होता है। तो कैसे इंट्रोड्यूस करूं, कोई भी तुम्हारे पास मान लो एक सरफेस है, ठीक है, कोई भी सरफेस, एक लाइन है, कर्व है, तो उसका टेंजेंट फाइंड करना इजी है, बट एक सरफेस है, इसका टेंजेंट कैसे फाइंड करोगे? मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो फाइंड करूंगा ना, डिफरेंशिएशन का मतलब, ठीक है। तो अगर एक लाइन है तो उसका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट एक इसका कैसा स्लोप, नहीं, हाँ वो ठीक है, ग्रेडियंट एक ही चीज़ होता है वो, तो कैसा स्लोप, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्लोप आएगा एक ही पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये भी टेंजेंट है, ये सारे टेंजेंट्स हैं, है ना, तो अलग अलग पॉइंट पर यहाँ स्लोप कितना आ रहा है, जीरो, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, यहाँ आने के बाद स्लोप कैसा हो गया है,
टेढ़ा हो गया, नॉन जीरो, ठीक है, बीच में भी नॉन जीरो है वो, करेक्ट। यहाँ पर अगर टॉप मोस्ट पॉइंट देखोगे मैक्सिमम है, इसको कहेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा, हर पॉइंट पर ऐसे ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा भी बनता है यहाँ पर, जिसमें इधर से भी देखोगे तो ज़ीरो आ रहा है और इधर से भी ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि इधर से देखोगे तो वो मिनिमम है, तो मिनिमम पर तो ज़ीरो आएगा ना। लेकिन इधर से देखोगे तो वो मैक्सिमम भी है, यहाँ से भी ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम पर भी इधर से भी ज़ीरो, इधर से भी ज़ीरो, ये पॉइंट इधर से मिनिमम है, इधर से उल्टा, इधर से मिनिमम है, इधर से मैक्सिमम है। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम मैक्सिमम नहीं हुआ ना फिर तो उसको सैडल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। वो हमारे काम का भी नहीं है। सैडल पॉइंट का मतलब, ये सैडल का शेप ऐसे ही होता है ना, घोड़े के ऊपर जो बैठने के लिए रख, तो आगे से पीछे की तरफ ऐसा होता है और साइडवेज ऐसा होता है, तो इसी तरह का शेप होता है ना, इसलिए उसको सैडल पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्लोप मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में कि एक बार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हुए स्लोप फाइंड करते हैं, ठीक है। एक बार वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हुए स्लोप फाइंड करते हैं, अगर एक्स और वाई दो ही वेरिएबल्स हैं तो। अगर तीन वेरिएबल्स है तो एक बार जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हुए भी स्लोप फाइंड करेंगे। ऐसे एन वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो हमारे दिमाग के बाहर चला जाता है उसके बाद, है ना। अगर 4-5 डायमेंशन हो जाएगा तो हम ग्राफ तो दिमाग में तो नहीं प्लॉट कर सकते ना, वो कंप्यूटर पर होता है। बट थियोरेटिकली कह सकते हैं कि हाँ एन वेरिएबल्स हो जाएंगे तो हम सबके अलॉन्ग अलग अलग स्लोप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एक वेरिएबल के अलॉन्ग या एक एक्सिस के अलॉन्ग स्लोप में फाइंड कर रहा हूँ, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव। तो अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करके स्लोप फाइंड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैंने बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट ले लिया है। अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ तो बाकी वेरिएबल्स कांस्टेंट हो जाएंगे ना। एक्स एक्सिस के ऊपर अगर जा रहे हो तुम, तो वाई क्या होगा, कांस्टेंट, जेड क्या होगा, कांस्टेंट, करेक्ट। तो ठीक उसी तरह से अगर मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हुए स्लोप फाइंड कर रहा हूँ तो क्या होगा, एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएगा, करेक्ट। और जेड एक्सिस में वो डिपेंड करता है कितने वेरिएबल्स हैं तुम्हारे पास, करेक्ट। तो पार्शियल डेरिवेटिव का यही मतलब हुआ। स्लोप अलोंग एक्स एक्सिस, स्लोप अलोंग एक्स एक्सिस को मैं कैसे लिखूंगा, फंक्शन को एफ से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल का मतलब है कि मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। मतलब मैंने एक्स को ही सिर्फ वेरिएबल रखा है, सिर्फ मैं एक्स के एक्सिस में मूव कर रहा हूँ, बाकी वेरिएबल्स जो भी होंगे उसमें, जितने भी होंगे वो सभी कांस्टेंट की तरह समझे जाएंगे, ठीक है। इसमें ओनली एक्स इज वेरिएबल, other independent variables are kept constant। ये जो सिंबल है इसको इंडिया में डो पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे नाम है उसका, कोई ऐसा यूनिवर्सली एग्रीड नेम नहीं है उसका कोई, ठीक है। कुछ लोग उसको डेल भी पढ़ते हैं, डेल्टा नहीं, डेल, छोटा आधा, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं। इंडिया में जनरली डो फेमस है, ठीक है। तो हम लोग डो एफ अपॉन डो एक्स पढ़ेंगे। डो बोलने का मतलब है उल्टा 6, है ना, और अगर ऐसे देखोगे तो उल्टा ई जैसा दिख रहा है, ठीक। उसी तरह से स्लोप अगर मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, हाँ, उल्टा 9 भी है क्या, उल्टा का उल्टा 9 हो जाएगा वो, हाँ, ठीक है। स्लोप अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इसके लिए क्या करोगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इस तरह से, ठीक है। वैसे जितने भी वेरिएबल्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा।
तो जैसे एग्जांपल है, छोटा सा फंक्शन ले लेता हूँ मैं, f इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव करते हैं, तीनों डायरेक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव। नीचे भी वैसे लिखना होता है। आदत सीख कर ऐसी कोई कंडीशन होनी चाहिए था कि जहाँ पे निकाल रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव वहाँ पे सरफेस होना भी चाहिए, मतलब जैसे आपने हाथ का एग्जांपल दिया यहाँ पे भी डिफाइन हो जा रहा है। नहीं देखो, कोई भी ग्राफ है, 2 डायमेंशन में ही देखते हैं अभी अगर, तो कोई भी एक ग्राफ है, इसके किसी भी पॉइंट पर तुम स्लोप फाइंड कर सकते हो, अनलेस कि ग्राफ टूटा हुआ नहीं हो। बस जहाँ टूटा हुआ रहेगा वहाँ स्लोप नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, अब इसमें ये जो ग्राफ है, इसमें ग्राफ जहाँ जाए वहीं पर स्लोप फाइंड करोगे ना, ऊपर या नीचे या किसी भी और पॉइंट पर कहाँ स्लोप फाइंड करोगे, है ना, उसको मतलब ही नहीं निकलेगा उसका। तो ठीक उसी तरह से ये जो ग्राफ है, इसमें ऐसा कर्व दिख रहा है, उस केस में अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तो ग्राफ एक सरफेस बन जाता है, और उस ग्राफ के ऊपर ही हम स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे ग्राफ तुम्हारा मान लो ऐसा है, कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ मैं, f इज इक्वल टू, कैसा ले लूँ, नहीं ये अच्छा नहीं है, ऐसा कर देता हूँ मैं। ठीक है, या एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर π/2 भी मल्टीप्लाई कर। ठीक है, हाँ, अब ये इस तरह का फंक्शन है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो हैं, ठीक है, इसको प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करोगे? तो तुम्हारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए ही दो एक्सेस लग जाएंगे, है ना, और एक एक्सेस लगेगा डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मान लो वहाँ ओरिजिन है, एक्स एक्सेस इधर और वाई एक्सेस इधर है, और एफ को मैं इसमें प्लॉट कर लूँगा, ठीक है। तो अगर तुम, हाँ, अभी शाम का आपने एक ही पेपर दिया था परसों टेस्ट में, कौन सा दिया था? मैथ्स में, फिजिक्स नहीं दिया। हाँ चलो ठीक है, अब ध्यान दो, इधर एक्स एक्सेस इधर है, वाई एक्सेस इधर है, ठीक है, और एफ को मैं इसमें प्लॉट कर रहा हूँ। जब भी तुम वैल्यू पुट करने जाओगे तो एक्स और वाई की एक एक वैल्यू साथ में पुट करोगे। तो इसका मतलब तुम जब भी वैल्यू पुट करोगे तो तुम एक्स कॉमा वाई की वैल्यू पुट करोगे, एक्स की या वाई की नहीं, एक्स कॉमा वाई, एक ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू पुट करोगे। और ये एक्स कॉमा वाई कहाँ होगा? इस प्लेन में होगा। एक्स एक्सिस इधर और वाई एक्सिस इधर है ना, तो कोई भी एक वैल्यू अगर तुम पुट करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो इस प्लेन में से कोई एक वैल्यू उठाओगे। तुम क्या पुट कर सकते हो? एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 पुट कर सकते हो। तो मतलब इस एक्सिस पर से एक पॉइंट उठा लिया है तुमने। तुम x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो, तो उस पर से अब x को 1 और y को 1 भी पुट कर सकते हो तुम, है ना। तो तुमने इस प्लेन में से बीच में से एक पॉइंट उठा लिया, ठीक है। तो वैसे x और y की एक एक वैल्यू उठाओगे, कोई भी एक वैल्यू, और यहाँ पुट करोगे, तो मतलब तुमने इस प्लेन में से एक पॉइंट उठा लिया। और उस प्लेन में से एक पॉइंट उठाने के बाद तुमने इसमें पुट किया, पुट करने के बाद क्या हुआ? इसकी एक वैल्यू मिली, मतलब इस पर एक पॉइंट, मतलब क्या हुआ? हाइट, है ना। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे इस ऑर्डर्ड पेयर के वैल्यूज, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके करेस्पॉन्डिंग एक एफ की वैल्यू तो होगी। एफ की वैल्यू मतलब हाइट, क्योंकि उसको इस एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं। अब सारे पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग एक एक हाइट आ गई है, अलग अलग हाइट। उन सारे पॉइंट्स को मिला दोगे जो अलग अलग हाइट पर आ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? एक ग्राफ बन जाएगा, जो कि एक सरफेस के शेप में होगा। क्योंकि साइन लिया है मैंने, तो वो इधर से भी ऐसा ऐसा होगा और इधर से भी ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो एक सरफेस बन जाएगा। उस सरफेस का एक किसी एक पॉइंट पर तुम स्लोप फाइंड कर रहे हो। अब स्लोप अगेन क्या होगा? अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएगा किसी भी पॉइंट पर। अगर वो बिल्कुल मैक्सिमम का पॉइंट है हर तरफ से, तो हर तरफ से 0 आएगा स्लोप। अगर वो बिल्कुल मिनिमम का पॉइंट है, जो डीपेस्ट पॉइंट, तो उसमें भी हर पॉइंट से, हर तरफ से मिनिमम आएगा। लेकिन बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्लोप आएगा, ठीक है। तो उसमें हम कुछ ही पॉइंट, कुछ ही डायरेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से? एक एक्स के लॉन्ग, एक वाई के लॉन्ग। हम कर तो और भी डायरेक्शन में सकते हैं। जैसे एक्स इज इक्वल टू वाई के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या स्लोप होगा, वो भी कर सकते हैं। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? वाई को एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करने के पहले, ठीक है। तो मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या स्लोप मिलेगा, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बट उतना हम करते नहीं है यूजुअली। हम जो एक्सेस है उनके अलॉन्ग ही स्लोप फाइंड करते हैं यूजुअली, ठीक है। तो उसी को हम कह रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अब 2 वेरिएबल तक तो हमने फिर भी सरफेस इमेजिन कर लिया है, 3 वेरिएबल आएगा तो फिर दिमाग के बाहर, है ना, क्योंकि 4D ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या आ रहा है आंसर? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? तो हमने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट की तरह ले लिया। कांस्टेंट की तरह ले लिया तो क्या आ गया? वाई जेड क्यूब। डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं? सिर्फ एक्स को। तो क्या आएगा? 2x। उसी तरह से जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या होगा? x और z के टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे और सिर्फ y का टर्म वेरिएबल रहेगा। y का कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ये कितना आएगा? इसमें z का टर्म सिर्फ वेरिएबल होगा। एक्स स्क्वायर और y कांस्टेंट की तरह ले लेंगे। z क्यूब का क्या डेरिवेटिव? 3z स्क्वायर हो गया। सिंपल चीज़ है।
इसका कर लेते हैं। क्या आएगा? x के रेस्पेक्ट में करोगे तो इस टर्म तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा ना, एडिशन है तो इसमें क्या कांस्टेंट? y कांस्टेंट, x का कितना 1 प्लस इसमें y और z दोनों कांस्टेंट है ना, y z के अलावा क्या बचा 1, तो 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 0, तो पूरा 0 प्लस x z, इसमें क्या कांस्टेंट z कांस्टेंट, x का 1, कितना हुआ टोटल y प्लस z। फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे वैसे ही आएगा वो भी, इसमें से क्या कांस्टेंट x कांस्टेंट, y का 1 प्लस इसमें से क्या कांस्टेंट y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z, y का 1 प्लस इसमें x और z दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो 0 आएगा। करेक्ट, कुछ वेरिएबल बचा ही नहीं इसमें। और तीसरा वाला z के रिस्पेक्ट में, इसका 0 हो जाएगा इस बार, प्लस y, इधर z कांस्टेंट नहीं y कांस्टेंट है, z का 1 प्लस इसमें से x कांस्टेंट है z का 1। ठीक है, अब शुरुआत कहाँ से किया था हम लोगों को, करना क्या था, एम क्या था, गोल क्या था हमारा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इफ अ फोर्स इज कंजर्वेटिव और वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है तो ही, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट याद होगा, वैसा ही कुछ तो बना रहा हूं मैं। और फोर्स के कंपोनेंट्स यहाँ पर जो फोर्स दिया हुआ था ये 0 होता है। इसका नाम भी है बट नाम जरूरी नहीं है अभी, इसका नाम कहते हैं कर्ल, CURL, कर्ल ऑफ द फोर्स, बट वो काम का नहीं है। हाँ, कर्ल ऑफ ए वेक्टर होता है, तो यहाँ पर फोर्स वेक्टर है, उसका कर्ल है। 3 क्वांटिटीज आती है इस तरह की पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड, कर्ल, डाइवर्जेंस, दोनों वेक्टर्स के लिए डिफाइंड है, कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट की तरह, डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट की तरह, और एक स्केलर के साथ होता है उसको कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट का हम यूज़ करेंगे, हो सकता है मैं नाम नहीं बताऊं बट यूज़ उसका करते हैं। ठीक है, इसको ओपन हम लोग बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट की तरह करेंगे। ठीक है, तो
क्रॉस प्रोडक्ट की तरह ओपन करोगे तो कैसे होता है, कैसे होता था याद है, आई कैप और दिस इनटू दिस होता था पहले, अब इनटू नहीं होगा, अब दिस ऑफ दिस होगा, है ना, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ दिस, ठीक है, तो वो ऐसा हो जाएगा माइनस, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता था, माइनस जे कैप आता था और दिस ऑफ दिस माइनस और लास्ट में प्लस के कैप और इसके साथ ये दोनों, और ये क्वांटिटी जीरो आ गई तो कंजर्वेटिव, नहीं आई तो नॉन कंजर्वेटिव। हाँ मतलब ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। अब प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था तो मैं भूल चुका हूँ, क्या दिया था मैंने, 3x² बाय आई कैप, और क्या था x³ प्लस x³ जे कैप। अब ट्राई करके देखो आता है कि नहीं, जीरो आएगा जाएगा, हाँ ये अच्छा है कि इसमें z कंपोनेंट कम से कम जीरो है ऑलरेडी, तो कुछ तो ठीक है, छोटा है। प्रेफर नहीं करना चाहिए इसको, है ना, प्रेफर जो आसानी से हो रहा है इंटीग्रेट करके चेक कर लो कि इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों इससे करना है। हाँ। 4 डायमेंशनल बीम सोचे और स्टूडेंट को एक 4 डायमेंशनल निकला मतलब नहीं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, इतना सिंपल है, ठीक है, इसी को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लेके जाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नहीं के लोगे, के कैप लो, बस लास्ट रो जो है ना उसमें एफ जेड की जगह जीरो पुट करोगे, हाँ वो लेना पड़ेगा। क्रॉस है ना, डॉट होता तो मैं कहता कि हाँ हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस है तो होगा ना दूसरे के साथ इसका, ऐसा हो रहा है ना मल्टीप्लिकेशन, हो जाएगा ना कुछ ना कुछ।
आ गया 0। ठीक है, तो इसका एक क्रॉस प्रोडक्ट वाला डिटरमिनेंट बना लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। और क्या आएगा? इसमें तो डो बाई डो एक्स, ठीक है। और एफ के कंपोनेंट्स, तो इसमें एक्स कंपोनेंट 3x² वाई, वाई कंपोनेंट x³ जेड कंपोनेंट 0। फाइन करते हैं। आई कैप के साथ क्या आएगा? तो आई कैप के साथ आएगा ये 0 ही होगा, है ना, माइनस ये क्या होगा, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो x³ का, तो ये पूरा ही कांस्टेंट हो गया ना, z पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो 0 आ जाएगा। माइनस जे कैप, इसके साथ क्या है, ये तो 0 ही आएगा, माइनस यहाँ फिर से इसमें z नहीं है ना, तो z नहीं है तो z के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस के कैप, इसमें क्या आएगा, यहाँ से x के रिस्पेक्ट में x³ का 3x² माइनस इसका y के रिस्पेक्ट में, तो इसमें 3x² बाहर आ जाएगा, y का कितना होगा 1, तो 3x² इंटू 1 हो गया, 3x² आ गया 0। ठीक है, तो f इज कंजर्वेटिव। फाइनली चलो,
आंसर तो आ गया होगा। कौन से मेथड से आया? इससे कर लिया ना, गुड। तो अगर पहले वाले मेथड से करते हो तो बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा? तो इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। क्या इंटीग्रेट कर पाओगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इससे एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू वाई आ रहा है ना, वाई को बाहर निकाल दिया, एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, इसमें से एक्स को बाहर निकाल दिया, वाई डी वाई का क्या होगा? वाई स्क्वायर बाई टू, दोनों से अलग अलग आ रहा है, कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड। तो इसमें पाथ की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पा रहे हैं हम। तो फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। और अगर सेकेंड मेथड से करते हो तो मेथड तो बड़ा नहीं है, उसको सीखने में बस टाइम लगा। सेकेंड मेथड से करोगे तो क्या आएगा? आई कैप, जे कैप, के कैप, और फोर्स के कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट कितना है? एक्स वाई, वाई कंपोनेंट एक्स वाई, जेड कंपोनेंट जीरो। कितना आएगा आई कैप के साथ? तो आई कैप के साथ क्या आएगा? ये तो जीरो ही आएगा, माइनस जेड के रिस्पेक्ट कर रहे हैं और इसमें जेड नहीं है तो जीरो आएगा। फिर माइनस जे कैप, इसके साथ क्या क्या आएगा? जीरो, माइनस जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और जेड नहीं है तो जीरो आएगा, प्लस के कैप, इसके साथ क्या आएगा? यहां से y कांस्टेंट x का 1 माइनस यहां से x कांस्टेंट y का 1, नॉन जीरो आ गया। तो फोर्स कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव।
अब थोड़ा सा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, थोड़ा और मैथ्स। एक दिन मेहनत हो जाएगी, बाद में आसान हो जाएगा काम, सीखना है ही कभी ना कभी। नहीं, स्टेरिडियन 12th में आएगा। अभी देखो सीखने के बाद आसान लगेगा, कुछ होता नहीं है ज़्यादा। तुम लोग ग्लोब को रीड करना समझते हो? कैसे रीड करते हैं ग्लोब? अरे ज्योग्राफी वाला ग्लोब, उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रीड करना आता है ना। बस वही होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। जो ग्लोब बनाया गया है वो इसी के बेसिस पर बनाया गया है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसका लैटिट्यूड है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना। कौन सा लैटिट्यूड है, डिग्री में बताना है अगर। 23.5 डिग्री नॉर्थ है ना, और 23.5 डिग्री साउथ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, और साउथ अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तुम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि 66.5 प्लस 23.5 90 डिग्री होता है ना। तो इसीलिए वो स्पेशल है दोनों, इसलिए ऐसा रखा गया है। हम लोग उसको बस डिफरेंटली मेजर करेंगे। हमारे लिए क्या होगा, नॉर्थ पोल 0 डिग्री होगा, इक्वेटर 90 डिग्री होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होगा 66.5 डिग्री होगा, आर्कटिक सर्कल क्या होगा 23.5 डिग्री होगा, और अंटार्कटिक सर्कल क्या होगा, हाँ तो 90 प्लस 66 मतलब 156.5 डिग्री होगा। ठीक है, और ये कैप्रिकॉर्न वाला 90 प्लस 23.5 डिग्री। मतलब हम सारे मेजरमेंट्स कहाँ से करेंगे, नॉर्थ पोल से करेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर, थीटा और फाई। आर क्या होता है, तो आर इज रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लो इस पॉइंट पर हो तो आर ये डायरेक्शन हो गया। थीटा कौन सा डायरेक्शन होगा, तो तुम अब यहाँ पर हो, ठीक है, जैसे मान लो अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें तो मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे लिए रेडियल क्या होगा, अर्थ के सेंटर से बाहर की तरफ, ये रेडियल हो गया। अब इस सरफेस के अलोंग जो भी डायरेक्शन में लूंगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, आर के परपेंडिकुलर होगा। तो आर के परपेंडिकुलर मुझे 2 एक्सेस और चाहिए कम से कम, है ना। और 2 एक्सेस में कैसे डिसाइड करूँ, तो मैं यहाँ से एक एक्सेस लूँगा अपने पोजीशन से साउथ की तरफ चलते हुए, और एक एक्सेस लूँगा ईस्ट की तरफ चलते हुए। दोनों सरफेस के अलोंग हो जाएंगे, लेकिन जब मैं ईस्ट की तरफ चल रहा हूँ तो भी मैं एक सर्कल पर चल रहा हूँ, बहुत बड़ा सर्कल है बट है तो सर्कल ही, और साउथ की तरफ मैं चल रहा हूँ तो भी एक सर्कल पर चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं साउथ की तरफ चल रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल है मान लो, और मैंने अभी क्या बोला, जो भी एंगल मैं मेजर करूँगा वो नॉर्थ पोल से होगा, तो ये जो एंगल है वो थीटा हो गया। तो इधर की तरफ जो डायरेक्शन होगा वही हो गया थीटा, मतलब
कोऑर्डिनेट उधर थीटा लिखेंगे, ठीक है। और ईस्ट की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो मैं ऐसे जा रहा हूँ इनटू द प्लेन, तो यहाँ से इनटू द प्लेन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई, ठीक है। जब मैं फाई बदल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं ऐसे एक सर्कल पर चल रहा हूँ, है ना, मैं यहाँ से सिर्फ ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ, तो इधर तो नहीं ट्रैवल करूँगा ना मैं कभी, मैं इस सर्कल के ऊपर चलूँगा, तो ये सर्कल क्या बन गया, एक लैटिट्यूड बन गया, ठीक है। तो अगर मैं ई फाई के डायरेक्शन में चल रहा हूँ एट कांस्टेंट थीटा एंड कांस्टेंट आर, तो मैं एक लैटिट्यूड बना रहा हूँ, है ना। अगर मैं फाई को कांस्टेंट रखता हूँ और थीटा को चेंज करता हूँ, तो मैं ई थीटा के डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो मैं क्या बना रहा हूँ, लॉन्गिट्यूड, है ना। तो यही है ई थीटा और ई फाई, और रेडियल तो खैर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, रेडियल तो सेंटर से बाहर की तरफ लेना है हमें। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में आर जो है वो सेंटर से डिस्टेंस इसको डिनोट करेगा, थीटा किसको डिनोट करेगा, नॉर्थ पोल से इस पॉइंट का जो भी एंगल बन रहा होगा ये डिनोट करेगा थीटा, और फाई क्या होगा, तो फाई के लिए तुम्हें इस लैटिट्यूड के ऊपर एक रेफरेंस कहीं पर लेना पड़ेगा जहाँ पर जीरो होगा, ठीक है। तो जीरो, जैसे अर्थ के केस में जीरो कहाँ लिया है, ग्रीनविच GMT, है ना, वो वाला ग्रीनविच में लिया है, तो वैसे एक रेफरेंस कहीं पर लेना पड़ेगा और उससे फाई मेजर करोगे। फाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 2 पाई जाएगा ना, यहाँ से स्टार्ट करोगे और पूरा सर्कल कंप्लीट करोगे तो कितना गया, 0 से 2 पाई। थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, 0 से पाई, करेक्ट, नॉर्थ पोल से साउथ पोल ही जाएगा ना थीटा से, करेक्ट। इधर जाओगे तो फिर वापस जो सर्कल इधर मिला था उसी सर्कल पर वापस चले जाओगे तुम, तो वापस उस पर थोड़ी जाना है, इस सर्कल से तो यहाँ से होके आया ना मैं, फिर वापस इधर जाके उसी पर आ जाऊंगा मैं, तो उधर नहीं जाना है दोबारा, करेक्ट। इसको हम यहाँ से यहाँ तक ही लेंगे, तो नॉर्थ से साउथ पोल 0 से पाई, थीटा विल गो फ्रॉम 0 टू पाई, जो फाई है वो जाएगा 0 से 2 पाई, और स्मॉल आर का तो ठीक है जहाँ तक भी जाना है जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, इसको बस समझना है थोड़ा, बाकी तो फॉर्मूला से काम हो जाता है। तो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई, आर क्या डिनोट करता है, रेडियल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कह सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कह सकते हो, ठीक है। अब ये जो ग्लोब है उसमें जनरली हम इसको नॉर्थ साउथ पोल ले लेंगे, लेकिन अगर ग्लोब का एग्जांपल नहीं ले रहे हो तो इसको जेड एक्सिस माना जाता है, ठीक है। ये जो नॉर्थ साउथ पोल ये है, ग्लोब का एग्जांपल अगर मैं नहीं ले रहा हूँ तो दिस इज द जेड एक्सिस, ठीक है, जो एक्सिस ऑफ अर्थ है उसकी जगह। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो गया, थीटा क्या होता है, एंगल विथ जेड एक्सिस, अब अगर ये z एक्सिस है तो x और y किस तरह से होंगे, x इधर होगा और y किधर हो जाएगा, ये z है तो ऐसा होगा क्या कि अंदर होगा, अंदर होगा, ठीक है। तो ये z एक्सिस हो गया ऊपर, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। फाई कहाँ से मेजर करेंगे, तो फाई हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले प्रोजेक्शन ले लेते हैं, यहाँ इतना ही बड़ा सर्कल बन जाएगा ना यहाँ पर, यहाँ से ऐसा प्रोजेक्शन ले लोगे, उसके बाद जो प्रोजेक्शन आएगा इसका उसका एंगल लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फाई इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। मैथ्स में ऐसा होता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग ग्लोब वाला एग्जांपल समझ रहे हैं तो उससे काम हो जाएगा, ठीक है, हमारा काम इतने से हो जाता है।
ठीक है, और ग्लोब में अगर बात करें तो ग्लोब में आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, थीटा क्या है, एंगल विथ नॉर्थ पोल अलोंग लॉन्गिट्यूड, थीटा बदलोगे तो लॉन्गिट्यूड पर मूव कर रहे हो, सेम लॉन्गिट्यूड पर मूव कर रहे हो, करेक्ट। और अगर फाई की बात करें वो कौन सा डायरेक्शन है, अलोंग लैटिट्यूड, है ना। अब तीनों ही डायरेक्शन में अगर मुझे एक छोटा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना है तो आर के डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना ले सकते हो लॉजिकली, आर से थोड़ा और बढ़ा दिया रेडियस आर प्लस डी आर, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा डी आर। थीटा के डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना लोगे, डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए मीटर में, आर डी थीटा हो जाएगा। और फाई के डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, गुड, सिंपल चीज है ना। देखो ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ठीक ठाक सा बन जाए। हाँ ये लैटिट्यूड है, करेक्ट। इस पर जब तुम यहां से यहां तक जाओगे तो क्या चेंज होगा तुम्हारे लैटिट्यूड पर, क्या बदलेगा इधर से इधर जाओगे तो, अरे लैटिट्यूड के अलोंग कौन सा एक्सिस है, फाई, थीटा इधर है साउथ की तरफ, थीटा पर जाओगे तो क्या होगा, लैटिट्यूड बदलेगा, लॉन्गिट्यूड सेम रहेगा। फाई के अलोंग जाओगे तो क्या होगा, लैटिट्यूड सेम रहेगा, लॉन्गिट्यूड बदलेगा, है ना। फाई क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, थीटा क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। तो ये है कौन सा, एक लैटिट्यूड, कौन सा लैटिट्यूड, थीटा वाला, ये कौन सा लैटिट्यूड हुआ, थीटा प्लस डी थीटा वाला, है ना। ये लॉन्गिट्यूड है, ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है, ये फाई वाला है मान लो, तो ये कौन सा लॉन्गिट्यूड होगा, है ना। ये और ये अलग अलग लॉन्गिट्यूड होगा ना, लेकिन लैटिट्यूड सेम ही होगा, थीटा वाला, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, ये एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया, ये वाला किस डायरेक्शन में है, ये फाई के डायरेक्शन में है ना, फाई बदल रहा है ना इसके ऊपर, इधर से इधर जाओगे तो थीटा तो बदल नहीं रहा, तो ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, फाई के डायरेक्शन में, कितना होगा ये डिस्प्लेसमेंट, तो इस लैटिट्यूड का रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड, आर्क लेंथ के बराबर ही तो होगा ना, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक सर्कल के लॉन्ग हो रहा है ना, तो सर्कल के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आर्क लेंथ के बराबर होगा, स्मॉल आर्क लेंथ, स्मॉल आर्क लेंथ कितना होता है, रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड, रेडियस कितना होगा उस लैटिट्यूड का, रेडियस कितना होगा उस लैटिट्यूड का। चलो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कैपिटल आर ले लेता हूँ मैं, रेडियस ऑफ द अर्थ, इसको मैंने ले लिया है कितना, रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये है एक्सिस, और नॉर्थ पोल की तरफ से एंगल मेजर करते थे हम, तो यही तो थीटा हुआ ना, यही है ना थीटा। तो ये कितना हुआ ये बताओ, अगर ये आर है ये थीटा है तो ये कितना, आर साइन थीटा होगा,
तो वही तो इस लैटिट्यूड का रेडियस बनेगा ना। लैटिट्यूड का रेडियस कितना होगा, r sin थीटा होगा। उस r sin थीटा रेडियस के सर्कल पर d फाई एंगल सबटेंड हो रहा है, तो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग फाई कितना होगा, रेडियस ऑफ लैटिट्यूड मतलब r sin थीटा इनटू कितना एंगल, एंगल कितना d फाई। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग थीटा मतलब इस डायरेक्शन में कितना होगा, वो भी तो आर्क लेंथ ही होगा ना, लेकिन उसका रेडियस इतना ही होगा, है ना। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग थीटा कितना होगा, आर डी थीटा। उसका डिस्प्लेसमेंट इसके अलोंग, लॉन्गिट्यूड के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना ही होगा, और इसके लिए रेडियस में इसी को लूंगा। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग आर वो कितना होगा, वो तो डी आर होगा, उसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। रेडियस को आर से डी आर और बढ़ा दो, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग आर वो कितना होगा, डी आर ले लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है यूजुअली, मैंने कैपिटल आर ले लिया है। जो रेडियल डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल आर से जनरली डिनोट करते हैं। अब ये जो तीनों है ये याद होना चाहिए, ये तीनों हमें इनकी ही जरूरत पड़ेगी जनरली, वो मैथमेटिकल वाले की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मतलब ग्लोब समझ रहे हो, लैटिट्यूड के लॉन्ग फाई चेंज हो रहा है, लॉन्गिट्यूड के लॉन्ग थीटा चेंज हो रहा है, इतना समझ रहे हो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर पाओगे, इतना काफी है। हो गया। अब एक एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, छोटा सा काम है तो कि एक्स्ट्रा है।
ये जो बीच में यहाँ पर बन रहा है, क्या बन रहा है? रेक्टेंगल जैसा कुछ दिख रहा है, छोटा सा, इनफाइनेटेसिमल है बिल्कुल, इसलिए रेक्टेंगल तो मान ही सकते हैं उसको। इसका एरिया कितना है? कितना एरिया है इसका? ये इंटू ये, तो ये कितना है? ये वाला, और ये है ये वाला, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेते हैं उसको, तो आर स्क्वायर, और क्या आएगा? थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से पाई तक। फाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 2 पाई तक। कितना आएगा? तो पहले अंदर वाले को इंटीग्रेट कर लेते हैं, पहले बाहर वाले को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 से 2 पाई में डी फाई को इंटीग्रेट कर रहे हो, क्या आएगा? 2 पाई आएगा। इसका क्या आएगा? फाई, और फाई फ्रॉम 0 से 2 पाई मतलब 2 पाई माइनस 0, है ना? तो 2 पाई आ गया। अब बचा क्या? 0 से पाई तक इंटीग्रेट करना है साइन थीटा को, क्या आएगा? क्या आएगा? ये तो इजी है, 2 आएगा, है ना? माइनस कॉस थीटा और 0 से पाई तक 2 आ जाएगा। कितना हुआ टोटल? यही होता है डेरिवेशन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। और अगर मैंने तीनों ले लिया होता तो वॉल्यूम बन जाता। तीसरा वाला भी ले लेते ना, तो वॉल्यूम बन जाता। तो वॉल्यूम के लिए बस इसमें डी आर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसको भी इंटीग्रेट कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर। इस पॉइंट पर मैं हूं अगर, मेरे पास एक तो रेडियल डायरेक्शन बाहर है, इसके परपेंडिकुलर मेरे पास ऑप्शंस हैं सरफेस के अलॉन्ग जाने के लिए। सरफेस के अलॉन्ग मैं 2 एक्सेस ले रहा हूँ। मैंने क्या सेलेक्ट किया? एक मैं यहाँ से साउथ की तरफ जाऊँगा, और दूसरा मैं यहाँ से ईस्ट की तरफ जाऊँगा। तो जो साउथ की तरफ जा रहा हूँ वो थीटा का डायरेक्शन हो गया, उसमें थीटा बढ़ेगा। और जो मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ वो फाई का डायरेक्शन हो गया। तो जब मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा, इस पॉइंट से ईस्ट की तरफ ही जाता रहूंगा, तो क्या होगा? मैं ऐसे ही जाऊंगा ना, इस टेंजेंट, इस लैटिट्यूड के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इस जो फाई का डायरेक्शन है वो इस लैटिट्यूड के अलॉन्ग है। इस लैटिट्यूड के अलॉन्ग फाई जो है वो चेंज होता रहेगा 0 से लेकर 2 पाई तक। एक्स एक्सिस पर नहीं आएगा उसका प्रोजेक्शन, एक्स वाई प्लेन पर आएगा। जैसे ये ओरिजिन मान लो, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तुम्हारा जो लैटिट्यूड है वो कैसा बनेगा? यहाँ से मान लो, यहाँ से ये तुम्हारा आर वेक्टर है, लैटिट्यूड कैसा होगा? इस तरह से आएगा ना सर, हॉरिजॉन्टल सर्कल ना, करेक्ट? हमें इधर तो जाना ही नहीं है, हमें वो तो नॉर्थ साउथ हो जाएगा। तो ईस्ट वेस्ट मतलब ऐसे जाना है इसके अलॉन्ग। तो 1/4 ऑफ द सर्कल इधर बन रहा होगा, 3 क्वार्टर और उधर से घूम के आएगा, 1 क्वार्टर इसमें, 1 क्वार्टर इस उधर वाले रूम में, और 1 क्वार्टर इधर, है ना? तो 3 क्वार्टर ऑफ सर्कल ऐसे घूम के आएगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया तुम्हारा। हाँ, प्रोजेक्शन, ठीक है। तो किसी गिवन इंस्टेंट पर हो सकता है कि वो यहाँ पर हो, तुम्हारा आर वेक्टर। तो इसका एक तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग थीटा एंगल बन रहा है, तो इसका सिंपली हो जाएगा आर साइन, नहीं आर कॉस थीटा इधर। इसका आर साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो इस प्लेन पर बनेगा, वो ना तो एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा, है ना? वो यहाँ कहीं पर आ जाएगा। अब ये जो प्रोजेक्शन ऐसा आया इस प्लेन पर, उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो फाई है, ठीक है? इसका इसके साथ एंगल ये टेढ़ा वाला नहीं है फाई। इसका पहले कंपोनेंट प्रोजेक्शन लेंगे इस प्लेन में। अब प्लेन पर वो एक सीधा ऐसा लाइन बन गया, इसका शेडो जो बनेगा वो सीधा लाइन बन गया, उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो फाई है। मतलब इससे, इस प्लेन से इसका जो एंगल है वो फाई है, ये कह सकते हो। हाँ, और उसका फिर कॉस वाला कंपोनेंट एक्स में होगा, और साइन का साइन इसमें आएगा। तो मैथ्स में अगर पढ़ोगे तो ऐसे ही बताया जाता है, बट हम लोगों को उतनी ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने के लिए।
हमारा क्या है कि इतना अगर समझ में आ रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट्स इस तरह से आने चाहिए तो सफिशिएंट है। अब वर्क का टॉपिक था तो वर्क लिख लेते हैं। तो वर्क डन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता था, एफ डॉट डी एस होता था, है ना, इसी को इंटीग्रेट करते थे। यहाँ पर एफ जो है वो कैसे दिया हुआ रहेगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, एफ आर रहेगा, एफ थीटा रहेगा, एफ फाई रहेगा, है ना। तो डी एस को भी कैसे लेंगे, डी आर, आर डी थीटा और आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है। तो डी डब्ल्यू कैसा हो जाएगा, फोर्स का रेडियल कंपोनेंट किसके साथ जाएगा, जनरली स्मॉल आर से लिखा जाता है, ठीक है, तो मैं जनरली स्मॉल आर से लिख देता हूँ, प्लस दूसरा कंपोनेंट इसका होगा एफ थीटा, थीटा के लॉन्ग छोटा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आर डी थीटा, स्मॉल आर, ठीक है, प्लस तीसरा कंपोनेंट होगा एफ फाई, और फाई के लॉन्ग छोटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आर साइन थीटा डी फाई। अब इसी को इंटीग्रेट करना है तो वर्क मिलेगा। चलो अब इतनी मेहनत के बाद कुछ आसान करते हैं। ये फोर्स रेडियल डायरेक्शन में है, ये फोर्स आर क्या है, वही डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओरिजिन, और ई आर कैप दिख रहा है रेडियल डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पहले मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इस तरह का कोई भी फोर्स रहेगा
जिसमें कोई कांस्टेंट और r रेज़ टू पावर एनी नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर, और डायरेक्शन रेडियल होना चाहिए। ये n पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मतलब r को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ। इज कॉल्ड अ सेंट्रल फोर्स। इसमें k और n कांस्टेंट होने चाहिए, डायरेक्शन किधर है, रेडियल डायरेक्शन में है, और सिर्फ रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ऐसा कोई भी फोर्स अगर दिख जाए तो वो कंजर्वेटिव होगा। ग्रेविटेशन इसी तरह का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी तरह का होता है ना, उसमें N2 रहता है। इसमें cos थीटा कांस्टेंट है, ये k कांस्टेंट है, सॉरी। यार के अलावा बाकी सब तो जो कांस्टेंट होते हैं, तब वो काइंड ऑफ डाउ वाले काम कर रहे हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में एग्जैक्टली मैं बोल नहीं सकता कि मैं वो काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो अलाउड नहीं है। कर सकते हो, बोल नहीं सकते।